मैं ज्योति सिंगौर आज वापस मैं कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र की इकाई 2 जिसका भाग 2 लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछली इकाई में हमने वस्तुनिष्ठ और 2 अंकों के प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके थे। ये हमारे 1 अंक और 2 अंक के सभी प्रश्न हमने देख लिया था। आज के भाग में हम 3 अंक और 5 अंक के प्रश्नों को हल करेंगे। 3 अंक के हमारे 2 प्रश्न आने वाले हैं। इसका मतलब है हमको 4 प्रश्न की कम से कम हमको ऑप्शन मिलेंगे और इसी प्रकार 5 अंक के प्रश्नों में हमको 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। पहला प्रश्न देखने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, आप ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ये आपको कहीं लिखना नहीं है। ये चाय है, ये मेरे पापा को चाय बहुत पसंद है, परंतु ये चाय मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं दूध वाली चाय नहीं पीती। मुझे ये लेमन ट्री या ब्लैक टी पसंद है। ये चाय मेरे लिए कोई उपयोगी नहीं है क्योंकि इसको मैं पीना पसंद नहीं करती। इसी प्रकार मेरे बेटे को ये चाय पीना ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, उसको आइसक्रीम खाना पसंद है। ये डॉल जब मेरी बेटी छोटी थी उसके लिए ये डॉल बहुत उपयोगी थी, परंतु अब ये उसके लिए उपयोगी नहीं है। एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, ये सिगरेट उसके लिए बहुत उपयोगी है, परंतु हम लोगों के लिए सिगरेट हानिकारक है या हमारे लिए ये बिल्कुल उपयोगी नहीं है। इसी प्रकार यदि हम ये व्हीलचेयर देखें तो ये व्हीलचेयर किसके लिए उपयोगी है? जो बच्चा या जो व्यक्ति चल नहीं सकता उसके लिए व्हीलचेयर बहुत उपयोगी है, परंतु हमारे लिए व्हीलचेयर उपयोगी नहीं है। तो जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो उपयोगिता से संबंधित है। उपयोगिता की 3 विशेषताएं लिखिए। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि सबकी उपयोगिता अलग-अलग थी और निजी उपयोगिता थी। उपयोगिता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला है उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। उपयोगिता किसी वस्तु का निजी गुण नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो वस्तु के उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पर निर्भर होती है। एक ही वस्तु से 2 अलग-अलग मानसिक स्थितियों में भिन्न-भिन्न उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को गुलाबी शर्ट पहनकर बहुत अच्छा फील होता है, परंतु वही शर्ट दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो इस प्रकार से उपयोगिता कैसी धारणा है? एक आत्मनिष्ठ धारणा है। अभी मैंने देखा था कि दूध वाली चाय मेरे पापा को पसंद है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। दूसरा है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता व्यक्ति से संबंधित होती है। एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है और दूसरे के लिए नहीं। इसको भी हमने देखा था कि धूम्रपान किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है और दूसरे के लिए नहीं। तीसरा है उपयोगिता को लाभ के साथ समाहित नहीं किया जा सकता। उपयोगिता और लाभदायकता दोनों अलग-अलग हैं। संभव है कि एक वस्तु लाभदायक ना हो, परंतु किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसमें उपयोगिता हो। ये भी अभी हमने देखा, सिगरेट का उपयोग लाभपूर्वक ना होते हुए भी सिगरेट उपभोक्ता की दृष्टि से उपयोगी है। सिगरेट है, शराब है या तंबाकू है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, परंतु जो व्यक्ति इनका सेवन करते हैं उनके लिए वो वस्तु क्या होगी? उपयोगी होगी। इसीलिए उपयोगिता से लाभ का कोई लेना देना नहीं। उपयोगिता हानिकारक भी हो सकती है और लाभदायक भी हो सकती है। चौथा पॉइंट है उपयोगिता अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब जिसको हम देख नहीं सकते। अमूर्त का क्या मतलब होता है? जिसको हम देख नहीं सकते। उपयोगिता का भौतिक स्वरूप नहीं होता। उसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर सकते हैं। उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि हमको बहुत अधिक आवश्यक है तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या होगी? अधिक होगी। जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई तो अचानक से यदि उसको वो दवा मिल गई तो उसके लिए बहुत उपयोगी होगी। अब यदि वो दवा रखी भी है और उसकी तबीयत खराब नहीं है तो उसके लिए वो उपयोगी नहीं होगी। उपयोगिता समय तथा स्थान के अनुसार परिवर्तित होती है। ये बात भी सही है। यदि आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं, मान लो आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो आपको स्वेटर की बहुत उपयोगिता होगी। या आप यदि मध्य प्रदेश में रहते हैं और
जनवरी का महीना है, तब आपके लिए स्वेटर बहुत उपयोगी है। तब यहाँ पर आप अप्रैल और मई में आपके लिए स्वेटर उपयोगी नहीं है। तो कई बार उपयोगिता समय और स्थान के अनुसार भी परिवर्तित होती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता में संबंध बताइए। देखिए, पुस्तक में ये औसत उपयोगिता तो मुझे कोई प्रॉपर मिला नहीं। हमारे जो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध पढ़ा है। कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता वस्तु की उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। यदि कोई उपभोक्ता 5 इकाई का उपभोग करता है, मान लो यदि मैंने 5 रोटी खाई, कितनी रोटी खाई? 5 रोटी। इनसे प्राप्त होने वाली जितनी उपयोगिता है सबको हम जोड़ लेंगे तो हमको कौन सी उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी? कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है हमारा सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाले वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। पिछले वाले पार्ट में हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता से संबंधित प्रश्न कर चुके हैं। औसत उपयोगिता मैंने कहा कि हमको पुस्तक में प्रॉपर मिला नहीं और ये दिया नहीं है, फिर भी प्रश्न है तो हम इसका उत्तर बना सकते हैं। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है एवरेज निकालना। यदि उपभोग की गई सभी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम जोड़ लें, इसका मतलब है यदि हम कुल उपयोगिता से उपयोग की गई इकाइयों का भाग दे देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? औसत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। इनके संबंध को हम उदाहरण एवं चित्र के द्वारा ही समझा सकते हैं। यदि हम रोटी खाते हैं, मान लो हम आपको भूख लगी है, आप गए मम्मी से खाना मांगा आपने। मम्मी ने जब आपको पहली रोटी दी तो उसकी सीमांत उपयोगिता सबसे अधिक होगी। आपको वो रोटी, पहली रोटी बहुत अच्छी लगेगी। आप स्कूल से मान लो 3 बजे घर पहुंच रहे हैं, सुबह से निकले हैं और आपको भूख लगी है। यदि जैसे ही मम्मी ने आपको पहली रोटी दी, वो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होगी। तो पहली रोटी की जो सीमांत उपयोगिता होगी वो सबसे अधिक होगी। फिर आपने दूसरी रोटी खाई, उसकी उपयोगिता आपके लिए कम हो गई। तीसरी रोटी खाई तो उसकी उपयोगिता और कम हो गई। चौथी रोटी में और कम। पांचवी रोटी में आपका पेट भर गया। पांचवी रोटी तक खाया आपने, मान लो, तो आपका पेट भर गया। अब आपको लगा कि नहीं, अब बस। परंतु मम्मी ने प्यार से आपको छठवीं रोटी और खिला दी कि मेरा बेटा तंदुरुस्त रहे, परीक्षा का समय है। तो ये जो मम्मी ने प्यार से छठवीं रोटी खिलाई थी, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गई। तो इसकी उपयोगिता हमारे लिए ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पेट भरने के, हमारी संतुष्टि के बाद खाई गई रोटी है, तो ये इसकी उपयोगिता हमारे लिए ऋणात्मक होगी। तो आप समझ गए होंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या है। पहली की 12, दूसरे की 6, तीसरी रोटी की 4। इस प्रकार से ये हमारी क्या प्राप्त हो गई हमको? सीमांत उपयोगिता। अब हम कुल उपयोगिता कैसे ज्ञात करते हैं? सीमांत उपयोगिता को जोड़कर हम कुल उपयोगिता प्राप्त करते हैं। पिछले में हमको इसी पाठ में हमारे वस्तुनिष्ठ भी है कि हम सीमांत उपयोगिता के योग से कुल उपयोगिता प्राप्त करते हैं। तो पहली रोटी की कुल उपयोगिता 12 ही होगी। दूसरी रोटी की जो हमारी उपयोगिता, कुल उपयोगिता होगी, वो क्या होगी? 12 धन 6, तो कितना प्राप्त हो गया? 18। 2 रोटी तक हमने खाई तो कुल उपयोगिता हमको 18 मिल गई। मान लो हमने तीसरी रोटी भी खा ली तो हमको कुल उपयोगिता पहली धन दूसरी धन तीसरी, योग कितना हो गया हमारा? 22। फिर चौथी रोटी में जोड़ लिया तो कितना हो गया हमको? 24। पांचवी रोटी को में 0 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ हमारी उपयोगिता कैसी हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। यानी 24 में हमने और 0 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ? 24 प्राप्त हुआ। परंतु छठवीं रोटी को हमने जब जोड़ा तो ये चूंकि ऋणात्मक है, इसकी सीमांत उपयोगिता कैसी है? ऋणात्मक है। तो 24 में से हमको क्या करना पड़ेगा? -2। तो इस तरह से कुल उपयोगिता अब क्या हो गई? कम हो गई। पहले देखिए ये अधिकतम थी 24, और अब लास्ट में कैसी हो गई? ये हमारे लिए कम हो गई। तो आपने यहाँ ये देखा कि सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? कम हो रही है। फिर 0 हो गई, और 0 के बाद कैसी हो गई? ऋणात्मक हो गई।
और कुल उपयोगिता देखो बढ़ रही है। पहले तो तेजी से बढ़ रही है, 12 से 18, 18 से 22, 22 से 24। फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों कैसी हो गई, अधिकतम होने के बाद यहाँ स्थिर हो गई और अंत में क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। आपको परीक्षा में इनको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, ये तालिका भी बनाना पड़ेगा। तालिका 2-3 बार बना लीजिए तो आपको बनने लगेगा, या फिर ये आंकड़े आप अपने मन से भी बना सकते हैं। देखिए मैंने पहले बड़ी संख्या ली है, छोटी की है, फिर यहाँ पे 0 लिया है और यहाँ पे हमने माइनस ले लिया। तो आप अपनी तालिका भी बना सकते हैं, या इसी को आप 2-3 बार ये दोनों को याद कर लोगे तो कुल उपयोगिता तो निकाल सकते हो इनको जोड़ जोड़ के। इनके बीच संबंध को हम कैसे लिखेंगे? तो उत्तर में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, ये पहला जो पॉइंट निकल रहा है वो इस हिस्से से निकल रहा है, ये देखिए मैंने इसीलिए बाजू में किया है। जैसे जैसे उपभोग की इकाई बढ़ती जाती है, यहाँ देखिए उपभोग की इकाई 1 से लेके 4 हो गई, सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। ये देखिए सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, यहाँ तक में कम हो रही है और कुल उपयोगिता बढ़ती है। 12, 18, 22 और 24, ये देखिए यहाँ पे कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, जैसे जैसे उपभोग की इकाई बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता कम हो रही है और कुल उपयोगिता बढ़ रही है। इनमें संबंध, पहला संबंध समझ आ गया कि इकाई का उपयोग बढ़ रहा है, सीमांत उपयोगिता कम हो रही है और कुल उपयोगिता बढ़ रही है। अब दूसरा रिलेशन देखें, यहाँ पे हम आके 5वीं रोटी खाने पे क्या रिलेशन आ रहा है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य है, ये देखिए यहाँ 5वीं रोटी खाने पर जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तब कुल उपयोगिता अधिकतम है। ये देखिए 24 सबसे बड़ा अंक है तो यहाँ पर क्या है, अधिकतम है। तो हमें दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अब तीसरा रिलेशन देखें, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता में कमी आ जाती है ना सरल, बहुत ज्यादा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होगी, कम होने लगेगी। इस प्रकार से इनमें जो संबंध है ये तीनों पॉइंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं। इनको हम रेखा चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं इसी तालिका को, ये वही तालिका है जो मैंने यहाँ लिख ली है। ये सीमांत उपयोगिता, इकाई रोटी, यानी यहाँ पे आपका हो गया हमारा, क्या हो गया, वस्तुएं। हमने क्या लिया, एक्स अक्ष में वस्तुएं ले लिया, यानी रोटी हमारी। और सीमांत उपयोगिता, भाई हम केवल सीमांत उपयोगिता को हल करेंगे। ये हमारा हो गया 12, ये हो गया 12, फिर ये हो गया हमारा 6, फिर हो गया ये हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा 4, 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ 2 है और ये हो गया हमारा 0 और ये ऋण 2। इनको हमने मिला दिया तो ये हमको क्या प्राप्त हो गई, सीमांत उपयोगिता। क्या प्राप्त हो गई हमारी, सीमांत उपयोगिता, जो पहले कम हो रही है, फिर 0 हो गई यहाँ पे और फिर क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। इसका प्रश्न भी हमने देखा था ना वस्तुनिष्ठ में, कि सीमांत उपयोगिता पहले कम होती है, 0 होती है और बाद में ऋणात्मक हो जाती है। अब अगला हम रिलेशन देखें कुल उपयोगिता वाला। कुल उपयोगिता देखिए यहाँ पे 12 है, फिर क्या हो गई, यहाँ पे 18 हो गई, फिर ये 22 हो गई, फिर 24 हो गई, फिर 24 है और बाद में ये देखिए कम हो गई, ये हो गई हमारी 22। ये कौन सी है, ये कुल उपयोगिता। ये जो वक्र प्राप्त हुआ ये किसका प्राप्त हुआ, कुल उपयोगिता। अब एक रिलेशन हमने और देखा था कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम या स्थिर होती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है, अधिकतम होती है या स्थिर होती है। अब आपको टेंशन हो गई कि मैडम एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको एग्जाम में बनाने का तरीका बता रही हूँ कि आप क्या करिए, आप ये इस तरह से तालिका बना लीजिए। और ये दूसरा तो आपको पता ही हो गया है किस तरह का होता है, बस यहाँ लिख दीजिए आप MU। MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी और TU मतलब टोटल यूटिलिटी। या आप लिख सकते हो कुल उपयोगिता, यहाँ लिख सकते हो और नीचे वाली लाइन आपकी क्या थी, सीमांत उपयोगिता। ये यहाँ पे हो गया 0, 0 से यहाँ पे मिला दिया, ये क्या है, अधिकतम।
बस इतना ही रिलेशन बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरह से एक-एक पॉइंट गिन के बनाया है, आप सीधे आपके पास परीक्षा में इतना टाइम नहीं रहेगा। यहाँ आप ज़रूर लिख लीजिए रोटी और यहाँ पे वाई अक्ष में लिख लीजिए उपयोगिता। बस, आपको इतना ही करना है। यदि आपने ये चित्र बना दिया तो आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे और देखिए कितना आसान है। आप बस ये ध्यान रखिए ये पहले बढ़ रहा है, फिर स्थिर हो रहा है और ये कम हो रहा है। और इसका तो आपको पता ही है कि ये कम होते-होते शून्य हुआ और शून्य के बाद ऋणात्मक हो गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। सचित्र व्याख्या कीजिए मतलब हमको यहाँ पे चित्र भी बनाना है। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है और इसके विपरीत यदि कीमत अधिक हो जाएगी तो मांग की मात्रा में क्या होगी? कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो मांग का नियम है ये एक गुणात्मक कथन है। वो ये बताता है कि कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है और कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है। इसको आप चित्र से भी ऐसा बता सकते हो। देखो ये दिया है पी मतलब कीमत, क्यू यानी मात्रा। यदि कीमत कम हो रही है तो वस्तु की मांग बढ़ रही है। यदि कीमत बढ़ रही है तो वस्तु की मांग कम हो रही है। आप पूरा मांग के नियम के लिए बस इतना चित्र याद कर लीजिए। इसको ही आपको शब्दों में लिखना है। बस एक शब्द और जोड़ देंगे, यदि अन्य बातें समान रहने पर। यदि अन्य बातें समान रहती हैं तो वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है। तो इस तरह से आप ये चित्र को थोड़ा सा ग्राफ लेके ऐसा बना देंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसको अब इसने कहा है कि हमको सचित्र व्याख्या चाहिए तो इसके लिए हमको अनुसूची भी बनाना पड़ेगा। ये देखिए कीमत है और ये मात्रा। कीमत 10 रुपए है तो मांग कैसी है? 300। कीमत अब बढ़ रही है, 20 रुपए हो गई तो मांग क्या हुई? यहाँ पे कम हो गई। कोई भी चीज जैसे जैसे महंगी होती जाती है हम खरीदना कम कर देते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य महंगा हो जाए, 30 रुपए हो जाए तो वो वस्तु की मांग हम कम करेंगे। आप टमाटर लेने जाते हो, यदि 50 रुपए किलो रहा तो आप आधा किलो खरीदोगे। यदि 10 रुपए किलो या 5 रुपए किलो मिला तो आप क्या करोगे? अधिक टमाटर की मांग करोगे। फिर आप टमाटर सब्जी के साथ साथ चटनी भी खाओगे, सलाद भी खाओगे। तो ये तो सामान्य सी चीज है कि कीमत यदि अधिक होती है तो हम मांग कम करते हैं और कीमत कम होती है तो मांग अधिक करते हैं। अभी तक आपको ये नहीं पता था कि यही मांग का नियम है। यानी मांग का नियम बहुत सरल है जो आप जानते थे, परंतु अब हम अर्थशास्त्र में इसको नियम के रूप में पढ़ रहे हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। एक्स अक्ष में हमने क्या ले लिया? क्यू मात्रा, और यहाँ पर कीमत ले ली। ये एक्स अक्ष बना लिया और ये वाई अक्ष बना लिया। ये देखिए 100 रुपए पे कितना हमने खरीदा? 30 रुपए पे। 20 रुपए पे कितनी वस्तु खरीदी? 200। 10 रुपए पे कितनी खरीदी? 300। इन इन बिंदुओं को हमने मिला दिया तो हमको कौन सा वक्र प्राप्त हो गया? मांग वक्र। कौन सा वक्र प्राप्त हो गया? मांग वक्र। परीक्षा में यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे सब ग्राफ मत खींचिए, आप सीधे ऐसे बना दीजिए। आप इसको सीधे आप ऐसे लाइन खींचिए, यहाँ लिखिए मात्रा Q और यहाँ लिख दीजिए आप P और सीधे आप बना दीजिए। ये हमारा क्या हो गया? मांग वक्र, डीडी कर। डीडी मतलब डिमांड, डीडी वक्र। मांग वक्र को हम डीडी वक्र कहते हैं। तब भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप 10 मिला रहे हैं, 300 मिला रहे हैं, 20 से 200 मिला रहे हैं। आप सीधे, ये गणित थोड़ी ना है, अर्थशास्त्र है। तो यदि आप रेखा चित्र से बनाएंगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप गणितीय विधि का हल करो, वो तो मैं आपको समझाने के लिए आपको डिटेल में समझा देती हूँ। हमारा 5वां प्रश्न है, अनधिमान मानचित्र को समझाइए। ये देखिए वक्र और मानचित्र जहां भी आएगा यानी हमको चित्र जरूर बनाना है। अनधिमान वक्र और उदासीनता वक्र दोनों एक ही चीज है। हमारे जो क्वेश्चन बैंक में है दोनों शब्द इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अनधिमान मानचित्र और उदासीनता वक्र दोनों एक ही चीज है। अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोग को बताता है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है।
अनधिमान अनुसूची का रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शन ही अनधिमान वक्र है। जब हम अनधिमान अनुसूची बनाएंगे और उसका रेखा चित्र बना देंगे, वही कहलाएगा हमारा अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है। अनधिमान वक्र जो है, इसकी डिटेल ये है कि एक व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करता है। जब वो सामान खरीदने जाता है तो उसका व्यवहार कैसे होता है, ये उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है। इसको हम तालिका पहले बना लेते हैं, क्योंकि अनुसूची से ही तो हम रेखा चित्र बना पाएंगे। रेखा अनुसूची में दिया हुआ है, हमको यहाँ पे 4 संयोग दिए हुए हैं। कौन कौन से? ABCD। यहाँ ये मान लिया जाता है कि आपके पास एक निश्चित अमाउंट है, निश्चित पैसा है, आय आपकी निश्चित है, और इन वस्तुओं आपको 2 वस्तुएं खरीदना है। आपको कोई भी 2 वस्तुएं खरीदना है और आप उस पैसे को किस प्रकार से खर्च करेंगे। मान लो आपको 100 रुपए मिले हैं, आपको केला और आम खरीद के लाना है। तो ये आप पे निर्भर करता, आपके व्यवहार पे निर्भर करता है कि आप 1 केला खरीदेंगे कि 15 आम खरीदेंगे, या बी कॉम्बिनेशन भी खरीद सकते हैं। 2 केला खरीद सकते हैं, 12 आम खरीद सकते हैं। सी कॉम्बिनेशन भी खरीद सकते हैं और डी भी खरीद सकते हैं। ये नियम ये बोलता है कि हमको ये चारों संयोगों में एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। चारों में कोई अंतर नहीं है। चाहे हम ये खरीद लें, ये खरीद लें, ये व्यक्ति पे निर्भर करता है। ये उपभोक्ता पे निर्भर करता है कि वो कौन से वाले संयोग का चयन करता है। हो सकता है कि आपके भाई को केला पसंद हो, तो वो जाएगा तो वो ये खरीद लेगा। 4 केले खरीद लेगा, 9 आम खरीद लेगा। और आपको आम पसंद है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करोगे कि 1 आम खरीद लोगे, 1 केला खरीद लोगे और 15 आम खरीदोगे। तो कहने का मतलब है, ये जो अनधिमान अनुसूची है, ये संयोग को बताती है कि उपभोक्ता किस प्रकार से कोई भी 2 वस्तुओं का चयन कर सकता है। इसी को यदि हमने अब क्या बना लिया, ताल रेखा चित्र बना लिया हमने, तो इसका ही रेखा चित्र ये देखिए, यहाँ केला ले लिया मैंने एक्स अक्ष में, यहाँ आम ले लिया। जब 15 1 केला मैंने लिया और ये 15 आम मिला दिया, फिर 12 आम 2 केला, 10 3 9 4, ये हमको बिंदु प्राप्त हो गए A B C और D। इनको हमने ये मिला दिया। ये जो हमको कर्व प्राप्त हुआ, यही IC कर्व है, इनडिफरेंस कर्व। इसी को ही हम उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र की खासियत क्या है? ये जो चारों बिंदु है ABCD, ये चारों बिंदु हमको एक समान संतुष्टि देते हैं। कोई भी अनधिमान वक्र, किसी भी IC वक्र में जितने भी बिंदु होते हैं, वे सभी हमको एक समान संतुष्टि देते हैं। आप फिर चिंतित हो गए होंगे कि मैडम फिर आपने एक ग्राफ बता दिया। इसके लिए भी आपके पास वही इलाज है। यहाँ आप लिख लीजिए केला, यहाँ लिख लीजिए आम, और क्या करिए, ये बना दीजिए ऐसा। और यहाँ सीधा सिंपल है, यहाँ लिख दो आप IC कर्व। यहाँ बिंदु बना दो ABCD, बस लिख दीजिए आप ABCD। ये हो गया आपका IC कर्व। परीक्षा में आपको ऐसे ही बनाना है। तो आपको यदि अच्छे अंक लेना है तो अभ्यास तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अनधिमान वक्रों की 3 विशेषताएं लिखिए। अभी जो हमने अनधिमान वक्र समझा था ना, हमको उन्हीं की 3 विशेषताएं लिखना है। तो सबसे पहला होता है, अनधिमान वक्र बाएं से दाएं ओर ढलवा होते हैं या ऋणात्मक ढाल के होते हैं, क्योंकि एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने पर दूसरी वस्तु के उपयोग में कमी करनी पड़ती है, ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे। क्या बोल रहा है कि ये अनधिमान वक्र हमेशा बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर ढलमा होते हैं। ये देखिए, ये चित्र IC वक्र है हमारा, ये हमेशा कैसा होगा, ढलात्मक होगा। ये हमेशा ढलात्मक क्यों होगा? क्योंकि जब हम एक वस्तु का उपभोग को कम करेंगे, तभी हम दूसरे वस्तु के उपभोग को बढ़ा सकेंगे। यहाँ हमने आम ज्यादा ले लिया तो यहाँ हमको कम केला मिलेंगे। यदि हमने आम कम कर दिया तो हमको केला अधिक मिलेंगे। तो ये जो वक्र है, ये ढालू वक्र बाएं से दाएं ओर इसलिए होता है क्योंकि हम एक वस्तु का प्रयोग को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उपयोग को हमको कम करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा, अनधिमान वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। इसका क्या अर्थ है?
जब हम कहते हैं कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, इसका अर्थ है जब हम तटस्थता वक्र पर बाएं से दाएं संचलन करते हैं तब तटस्थता वक्र का ढलान में घटने की प्रवृत्ति होती है। तटस्थता वक्र के ढलान को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। ये सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु का प्रतिस्थापन करने की इच्छुक होती है। इसको हम क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर। या सिंपल भाषा में ये समझ लो, जब हम आम के बदले में केला खरीदने लगते हैं या केला के बदले में जब हम आम खरीदते हैं, एक वस्तु के बदले में एक वस्तु के स्थान पर हम अन्य वस्तु का प्रतिस्थापन करते हैं, इसे हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसे हम क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसको हम MRS से व्यक्त करते हैं। x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के बदले में y वस्तु का त्याग, ये कहलाता है हमारा सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो ये जो दूसरा पॉइंट था हमारा, अनधिमान वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि हमको एक वस्तु के त्याग के बदले में दूसरी वस्तु को अधिक खरीदना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। जब तक एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब एक व्यक्ति सदैव ही उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर को बढ़ाएगी। यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है कि ABC है ना, आमों की समान मात्रा है परंतु केले की मात्रा भिन्न भिन्न है। यदि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये देखिए, आम तो 10 पे है परंतु हमको एक ही कॉम्बिनेशन में सबसे अधिक केले कहाँ मिल रहे हैं? 3। 10 आम के साथ यदि आपको 3 केला कोई देगा तो आप यहाँ पे C बिंदु पे खरीदना चाहेंगे। 10 आम और 1 केला क्या होगा? कम होगा। ये देखिए A बिंदु पे। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या विशेषता बता रहे हैं कि उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। मतलब ये अनधिमान जितना दूर होता जाएगा, जितना उच्च होता जाएगा, इसमें हमको संतुष्टि अधिक मिलेगी। और जो अनधिमान वक्र जितना पास होगा उसमें हमें कम वस्तुएं प्राप्त होंगी, और जब कम वस्तुएं प्राप्त होंगी इसका मतलब है हमारी जो संतुष्टि का स्तर होगा वो कम होगा। चौथा पॉइंट है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सबसे बड़ा जो संतुष्टि का स्तर है वो सबसे बड़ा कौन सा होगा? IC3। फिर क्या होगा? ये सबसे बड़ा है IC3, फिर ये IC2, और सबसे कम संतुष्टि मिलेगी हमको IC1 में। चौथा पॉइंट है, दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इसको भी अपन देख लेते हैं भाई। अनधिमान वक्र में अभी हमने देखा था कि ये जो अनधिमान IC कर्व है, इस बिंदु पर जितने भी बिंदु होंगे वो सब कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। किसी भी एक अनधिमान वक्र में स्थित बिंदु समान संतुष्टि बताता है। अब आप देखिए कि ये IC1 दिख रहा है, इसमें हमको क्या प्राप्त हो रहा है? बिंदु A और B। तो A बराबर क्या होगा? A बराबर B। अब ये वाला वक्र देखिए IC2, तो A और C कैसा होगा? बराबर होगा। दोनों के संतुष्टि का स्तर कैसा होगा? बराबर होगा। जब ये दोनों A और B बराबर है और A और C बराबर है, जब दोनों A बराबर है तो क्या होना चाहिए? B और C भी बराबर होना चाहिए। आपने 10वीं तक तो गणित पढ़ी है ना कि जब A बराबर B है और A बराबर C है तो क्या होना चाहिए? B बराबर C होना चाहिए। तो क्या आपको चित्र में B बराबर C दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि अनधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। यह हमारी चौथी विशेषता है कि अनधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। अब आप कहेंगे कैसे याद रखें मैडम? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। मैंने चारों विशेषता इकट्ठे कर ली। देखिए, पहली विशेषता में भी आपको यही बनाना था, दूसरे में भी उन्नतोदर होती है, उसमें भी यही चित्र बनाना था। उच्च अनधिमान वक्र अधिक बताता है, इसमें ये देखिए इकट्ठे हमने 3 बना लिए। और कभी भी एक दूसरे को, ये चौथी विशेषता है। बस आपको इतना ही तो चित्र याद करना है। एग्जाम में आप क्या करेंगे? वही यहाँ पे लिख लेंगे आम, यहाँ लिख लेंगे केला, और
पहला वाला चित्र, दूसरा वाला चित्र ये हो गया। इसमें आप ज़रूर लिख दीजिए आईसी कर्व। पहला दूसरा तो यही हो गया। पहले में ऐसे हमको कॉम्बिनेशन मिला था ना, ए बी और सी वाला, और दूसरा भी यही था। तीसरे में क्या था? बहुत सारे बना दिए हमने 3। और चौथे में क्या बनाना था हमको? चौथा हमने क्या देखा था कि अनधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। तो ये आपको चारों याद हो गए अब। छठवां प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की मांग के निर्धारक तत्व लिखिए। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की अपनी कीमत या उपभोक्ता की आय या अन्य निर्धारक तत्वों से किस प्रकार संबंधित है, इसको हमको देखना है कि मांग को कौन कौन सी चीजें डिसाइड करती हैं। सबसे पहला है वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमत, रुचि एवं प्राथमिकता, और पांचवा है हमारा जनसंख्या। ये सभी प्रश्न जो चल रहे हैं 3 अंक के चल रहे हैं। यहाँ मैंने पॉइंट जरूर 5 लिखा है, तो आप इतना बड़ा मत करिए, जो आपको सरल लगे आप उन्हीं पॉइंट को याद करिए। पहला है हमारा वस्तु की अपनी कीमत। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है तथा वस्तु की अपनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा उसकी मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। ये अभी हमने मांग का नियम भी देखा था कि कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है, और कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है। तो यदि वस्तुओं की कीमत यदि बढ़ रही है या कम हो रही है तो ये मांग को प्रभावित करेगा। दूसरा है हमारा उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी प्रभावित करती है किसको? मांग को। उपभोक्ता की आय में होने वाला परिवर्तन भी विभिन्न वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत उपभोक्ता की आय बढ़ने पर हम क्या करते हैं? जो घटिया वस्तु है उनको खरीदना बंद कर देते हैं। देखिए, आप इसको इससे समझ लीजिए आय से। यदि मेरी तनख्वाह है 1 लाख रुपए, है ना, और मैं सब्जी लेने गई, मुझे टमाटर 2 3 4 वैरायटी का दिखा, तो जो अच्छा टमाटर है मैंने वो 1 किलो खरीद लिया। अभी मेरी तनख्वाह थी 1 लाख रुपए, परंतु अब मेरी तनख्वाह है 1 हजार रुपए मान लो। तो मैं क्या महंगा वाला टमाटर खरीदूंगी या जो अच्छा वाला टमाटर है वो खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी, मुझे टमाटर तो चाहिए है। तो फिर मैं पूरी दुकान में ढूंढूंगी कि कहाँ पर सस्ता टमाटर बिक रहा है। सस्ता मिल रहा है और थोड़ा खराब हो जाएगा चल जाएगा, क्योंकि वो सस्ता दे रहा है इसका मतलब है कि वो वस्तु घटिया वस्तु है। हमें पता है, इसके बाद भी हम घटिया वस्तु खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी आय कैसी है? कम है। जब आय ज्यादा होती है तो हम सामान्य वस्तु खरीदते हैं, और जब हमारी आय कम होती है तो हम घटिया वस्तु खरीदते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा अन्य वस्तुओं की कीमत। एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला है हमारा स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या हैं? स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय तथा कॉफी, बॉल पेन या स्याही वाला पेन, या कोल्ड ड्रिंक में आप पेप्सी ले लो या कोका कोला ले लो, मतलब दोनों का उपयोग एक ही है। स्थानापन्न यानी एक के स्थान पर दूसरा। इन वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है, और एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। यदि मान लो कॉफी की कीमत बढ़ जाए तो आप क्या करोगे? चाय पीने लगोगे। लोग जो बहुत जिनके पास बहुत पैसा है वही कॉफी पिएगा। यदि कीमत कॉफी की बढ़ गई तो हम क्या पिएंगे? हम चाय पीने लगेंगे। तो इस प्रकार से यदि जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तु होती है ये भी मांग को प्रभावित करती है। दूसरी होती है इसमें पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु वे वस्तु हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं, इसीलिए इनकी मांग एक साथ की जाती है। पूरक मतलब जो एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चल सकता, जैसे चाय और चीनी, पेन और स्याही स्याही, है ना, कार और पेट्रोल। तो ये कैसी वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुएं। एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर दूसरे की मांग बढ़ जाएगी, और एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मांग भी कम हो जाएगी। यदि मान लो पेन की कीमत बढ़ रही है तो पेन की मांग कम हो जाएगी, और पेन की मांग कम होगी तो स्याही की मांग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
चौथा पॉइंट है हमारा रुचि तथा प्राथमिकता। ये भी मांग को प्रभावित करती है। यदि मेरी रुचि अभी तक चाय पीने में थी और डॉक्टर ने मुझे चाय मना कर दिया है, तो अब मुझे क्या पीने लगी, मैं कॉफ़ी पीने लगी या लस्सी पीने लगी। तो रुचि और प्राथमिकता भी मांग को प्रभावित करती है। और पांचवा है हमारा जनसंख्या। यदि देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो मांग ज़्यादा होगी और जनसंख्या कम है तो मांग कम होगी। अगला प्रश्न है हमारा सामान्य तथा निम्न स्तरीय वस्तुएं। अभी हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा पिछले प्रश्न में की है। निम्न स्तरीय या घटिया वस्तुएं, इनको हमको समझाना है। सबसे पहला हमारा सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय और मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है। सामान्य वस्तु के मामले में आय का प्रभाव धनात्मक होता है, यानी आय बढ़ती है, आय से सामान्य वस्तु का सीधा संबंध होता है। अभी मैंने बताया था ना कि मेरा आय ज्यादा है तो मैं अच्छे टमाटर की मांग करूंगी। आय अधिक, सामान्य वस्तु की मांग अधिक। मेरी आय 1000 हो गई थी तो मैंने सामान्य वस्तु की मांग को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। या हम इसको चित्र में भी बता सकते हैं। यदि मेरा मांग वक्र ये है, यदि मेरी आय बढ़ गई तो मैं सामान्य वस्तु की मांग को बढ़ा दूंगी और मेरी आय कम हो गई तो मैं सामान्य वस्तु की मांग को कम कर दूंगी। यदि मेरी आय बढ़ गई तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी और मेरी आय यहाँ से घट के यहाँ हो गई, कम हो गई, तो मैं इसकी मांग को कम कर दूंगी। अगला है निम्न कोटि की वस्तुएं। निम्न कोटि वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय बढ़ने पर घटती है। आय के साथ इनका उल्टा संबंध होता है। ये भी अब भी मैंने बताया था कि मेरी आय बढ़ जाएगी तो मैं ये घटिया टमाटर खरीदना बंद कर दूंगी। यानी मेरी आय बढ़ी और निम्न कोटि की वस्तु मैंने नहीं खरीदूंगी। आय बढ़ेगी तो निम्न कोटि की वस्तु की मांग हम कम कर देंगे और आय कम हो गई तो हम घटिया वस्तुएं खरीदने लगते हैं। इसको भी अपन रेखा चित्र से बता सकते हैं कि मेरी आय ये है, आय यदि कम हो गई तो मैं निम्न कोटि की वस्तु को खरीदूंगी और आय बढ़ गई तो इन वस्तुओं की मांग को हम कम कर देंगे। आठवां प्रश्न है हमारा स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुएं। इसको भी हम पिछले पॉइंट में समझ चुके हैं। देखिए, यदि आप एक बार यदि कोई भी चीज को समझ लेते हैं तो उन्हीं को बहुत तरीके से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब भी हमने देखा था चाय और कॉफी। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है और एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। ये देखिए, चाय और कॉफी, बॉल पेन और स्याही वाला पेन। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ लिए होंगे। ये 2-3 बार हम समझ चुके हैं ये प्रश्न को। दूसरा है हमारा पूरक वस्तुएं। ये भी हमने पढ़ लिया है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं, इसीलिए इनकी मांग एक साथ की जाती है। एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। चाय और चीनी, शक्कर बिना चाय नहीं बनेगी। अब शुगर वाले यदि नहीं है तो कार और पेट्रोल, क्या कार पेट्रोल के बिना चल जाएगा या पेट्रोल अकेले है और आप घूम के आ जाएंगे बाजार? आपको कार है तो पेट्रोल भी चाहिए और पेट्रोल है तो उसको डालने के लिए कार भी चाहिए। तो इस तरह से ये वस्तुएं कौन सी वस्तुएं, हमारी पूरक वस्तुएं। नौवां प्रश्न है हमारा पूर्णतया लोचदार मांग को सचित्र समझाइए। इसको हमको चित्र के सहित समझाना है। देखिए भाई, ये भी आप समझ लीजिए क्योंकि ये प्रश्न भी दोबारा उपयोग होने वाला है दीर्घ उत्तरी में। तो अच्छा है कि आप इसको यहीं समझ लीजिए। पूर्णतया लोचदार मांग, किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। अतः मांग की लोच अनंत होती है। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की कीमत कैसी है, यहाँ पे स्थिर है, पी पर, परंतु मांग बढ़ जाए या मांग कम हो जाए, दोनों हो सकता है। इसको हम कहेंगे पूर्णतया लोचदार मांग। कीमत स्थिर,
और मांग में परिवर्तन, मांग बढ़ भी रही है और मांग कम भी हो रही है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी मांग को हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। यह पूरी तरह से एक काल्पनिक स्थिति है। व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार की वस्तु पाई ही नहीं जाती जिसकी मांग की लोच पूर्णतया लोचदार हो। इसकी कीमत लोच कैसी होती है? अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। 10वां प्रश्न है हमारा पूर्णतया बेलोचदार मांग। अभी हमने क्या देखा था? पूर्णतया लोचदार देखा था। अब हम क्या देख रहे हैं? पूर्णतया बेलोचदार मांग का सचित्र व्याख्या कीजिए। पूर्णतया लोचदार मांग जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। इस प्रकार की मांग की लोच शून्य के बराबर होती है। पूर्णतया बेलोचदार मांग भी अव्यवहारिक एवं काल्पनिक है, ऐसा वास्तव में नहीं होता। ऐसा व्यवहार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। हमने क्या देखा कि ऐसे कितनी भी कीमत हो जाए, कीमत बढ़ जाए या कीमत कम हो जाए, लेकिन इसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो। देखिए यहाँ पे पिछले वाले में हमारी कीमत स्थिर थी, यहाँ पर क्या है? पूर्णतः बेरोजगार मांग में हमारी क्या स्थिर है? मात्र मांग स्थिर है, यानी कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए, लेकिन हम मांग में परिवर्तन नहीं करते। इसको हम कहते हैं पूर्णतः बेरोजगार मांग। पूर्णतः बेरोजगार मांग की वैल्यू कितनी होती है? शून्य के बराबर होती है। अब अगला प्रश्न समझने के पहले आप ये देख लीजिए कि मेरे घर कोई मेहमान आया, मैंने उसको सुबह 8 बजे एक चाय दी, 8:30 बजे फिर एक और कप चाय दे दिया, फिर 9 बजे एक कप और मैंने चाय बना के दे दिया, फिर 10 बजे एक और चाय दे दिया, 10:30 पे भी चाय और 11 बजे भी चाय। अब आप बताइए, आप मेरे मेहमान की जगह आप होते, क्या ये जितनी 6 कप चाय मैंने आपको दी है, आप हर बार उतना ही खुश होकर चाय पीते? निश्चित है इसका उत्तर आप बोलेंगे नहीं। जब मैंने आपको पहली बार चाय दी थी तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आ गया, सुबह सुबह हमको चाय मिल गई। ये वाली दूसरी चाय भी हमको अच्छी लगी, मतलब ठीक है, चलो एक और चल जाएगी, ठंडी के दिन है एक और चल गई। तीसरी दी तो उतना अच्छा नहीं लगा, चौथी दी तो आप मतलब बहुत परेशान हो गए, और पांचवी दी तो अब तो अति हो गई, और छठवीं जबरदस्ती मैंने मेहमान से जिद की तो अब ये क्या हो गई हमारे लिए? नुकसानदायक हो गई कि अब तो अति हो गई। तो आपने ये देखा कि ये जो उपयोगिता है, क्या 6 कप से हमको एक सी मिल रही है? 6 की उपयोगिता हमारे लिए कैसी हो रही है? अलग अलग हो रही है। इसी से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है, उपयोगिता हास्य नियम की व्याख्या कीजिए। उपयोगिता तो अपन पढ़ चुके हैं, हास्य का मतलब है आप जानते हैं, यही जो चाय आप पी रहे थे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसमें उपयोगिता उसका क्या होता जा रहा था? हास्य होता जा रहा है। इसी का हमको नियम पढ़ना है, उपयोगिता हास्य नियम। परंतु परेशानी यहाँ भी है, चित्र द्वारा कीजिए। खैर परेशानी की कोई बात नहीं, ये भी बहुत सरल है। ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है कि एक वस्तु के प्रति जो इच्छा की प्रबलता है वो धीरे की धीरे क्या होती रहती है? घटती रहती है। जैसे मैंने अभी चाय दिया था आपको कि निरंतर हम उसका उपयोग करते जा रहे थे, तो निरंतर उसमें क्या होता जा रहा था? हास्य होता जा रहा था। हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम यही है कि जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक मानक इकाइयों का निरंतर उपभोग किया जाता है और प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। इसकी कुछ मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता है, उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां गुण एवं आकार में एक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे मैंने पहली कप चाय दिया था, 1 कप में दे दिया, दूसरा मैंने चाय दिया तो 1 चम्मच में दे दिया, तीसरा बार उनको चाय दिया 1 ड्रॉप दे दिया, चौथी बार भी 1 ड्रॉप दे दिया। तो क्या ये जो सीमांत उपयोगिता हास्य नियम कब लागू होगा? जब 6 कप एक साइज के होंगे, उनका गुण कैसा होगा? एक सा होगा। यह केवल मानक इकाइयों का प्रयोग होना चाहिए, जैसे चाय का 1 कप, ना कि चाय की 1 चम्मच।
यदि आप एक एक चम्मच करके चाय पिएंगे तो सीमांत उपयोगिता हास्य नियम लागू नहीं होगा। तीसरा है उपभोग निरंतर होना चाहिए, अर्थात उपभोग लगातार होना चाहिए। यदि ये 6 कप चाय मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक देती, तब भी सीमांत उपयोगिता हास्य नियम लागू नहीं होता। चूंकि मैंने ये 6 कप चाय 8 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक मैंने लगातार चाय दिया, तो ये हमारे लिए हानिकारक था, हमको मज़ा नहीं आया चाय पीने में। परंतु यही चाय मैं सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे रात तक दूं, तो उपयोगिता हास्य नियम उसमें लागू नहीं होगा। उपभोक्ता की रुचि, आदत, स्वभाव में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं चाय पीती थी दूध वाली, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो अब मुझे चाय मेरे लिए उपयोगी नहीं है। तो उपयोगिता हास्य नियम के लिए रुचि और आदत में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ही दिया था उपयोगिता हास्य नियम को चित्र के द्वारा दर्शाओ, तो हमें तो बताना ही पड़ेगा। किसी उपभोक्ता को यदि हम रोटी की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की हमने तालिका बनाई है कि पहली रोटी से हमको 8 सीमांत उपयोगिता मिली, यदि पहली रोटी खाए, दूसरी रोटी से 6, तीसरी से 4 और चौथी रोटी से 2। तो आपने क्या देखा कि पहली रोटी की सीमांत उपयोगिता सबसे अधिक है, और जैसे जैसे आप रोटी खाते जा रहे हो उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। इसको और यदि हमारी अब पांचवी रोटी भी हमको मिल गई, तो अब हमारा तो पेट भर गया है, फिर भी हमने खा ली जबरदस्ती में, तो इसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या होगी? 0। फिर वही बात, यदि हमको छठवीं रोटी भी मिल गई तो वो हमारे लिए क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और ये जो 5 पे 0 है, ये हमारे पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। इसमें हमारा पेट पूरा फुल भर गया, अब हमें लगा नहीं अब बस हो गया। परंतु ये जो छठवीं रोटी है, ये हमारे लिए क्या होगी? नुकसानदायक होगी। तो उपयोगिता हास्य नियम यही है कि हम जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं, सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है। इसी को हम रेखा चित्र में भी बता देते हैं। बहुत सरल है, कोई नहीं, आप ये कई बार पढ़ रहे हैं आप ये चीजें। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में हमने सीमांत उपयोगिता ले लिया, और एक्स अक्ष में हमने ले लिया रोटी की इकाई। पहली रोटी से हमको कितनी प्राप्त हुई? 8, दूसरी रोटी से 6, तीसरी रोटी से 4, चौथी से 2, पांचवी देखिए ये जो लाइन दिख रही है शून्य वाली, 4 से 5, और ये जो छठवीं रोटी खाई, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा है? ऋण 2। क्या है हमारा? ऋण 2। तो पहले तो ये कम होती है, फिर शून्य होती है, फिर ऋणात्मक हो जाती है। यही है हमारा उपयोगिता हास्य नियम। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, किसी वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों को समझाइए। ये दोनों प्रश्न 5-5 अंक वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। इसके पहले वाला भी सीमांत उपयोगिता हास्य नियम वाला, और ये प्रश्न भी। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तु की प्रकृति, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, वस्तु का प्रयोग, उपभोक्ता की आदत, क्रेताओं का आय का स्तर, और छठवा है समयावधि। यानी ये सभी कारक वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। अब हम आगे एक एक को देख लेते हैं। पहला था हमारा वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति मांग की लोच को किस प्रकार प्रभावित करती है? साधारणतः अनिवार्य वस्तु जैसे नमक, मिट्टी का तेल, माचिस है, या पुस्तक है, या मौसमी फल है आदि की मांग बेलोजदार होती है। जबकि जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे है टीवी है, सोना है, एयर कंडीशनर है, या फैशन के कपड़े हैं, इनकी मांग लोचदार होती है। इनकी मांग कैसी होती है? लोचदार। या जैसे आप खाने पीने का अनाज है, इसकी मांग कैसी होगी? बेलोजदार होगी, क्योंकि हमको जीवन जीने के लिए अनाज तो चाहिए ही है। दूसरा बिंदु है हमारा स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। ऐसी वस्तु की मांग जिनके निकट स्थानापन्न, जैसे चाय और कॉफी अभी अपन ने देखा था, इनकी मांग अधिक लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि जब ऐसी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ता के पास स्थानापन्न वस्तु के कारण विकल्प होते हैं, और जिन वस्तु को के विकल्प नहीं होते, उनकी मांग कम लोचदार होती है। जैसे चाय, अभी हमने देखा था कि चाय महंगी, कॉफी महंगी हुई थी, तो हमने क्या पीने लगे थे? चाय।
परंतु कुछ चीज़ें हैं जिनका विकल्प नहीं है। जैसे आप न्यूज़ में हमेशा देखते हैं कि गैस सिलेंडर महँगा हो गया। अब इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है गैस सिलेंडर का। यदि हमारे पास लकड़ी का चूल्हा हम जला नहीं सकते, तो इसकी माँग जो होती है वो कम लोज़दार, यानी हर व्यक्ति को गैस सिलेंडर खरीदना ही पड़ेगा। तीसरा है हमारा वस्तु का प्रयोग। जिन वस्तुओं का प्रयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है, उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। जैसे बिजली या कोयला। बिजली की दर में या महंगी बिजली हो जाए, तो आप क्या करते हो? टीवी, पंखे, कूलर जो एकदम ज़रूरी होता वही चलाते हो। और यदि सस्ता हो जाता है तो पूरे घर की लाइट और बाहर की लाइट दिन-रात जलने दोगे। फिर आप टीवी है, रेडियो है, पंखा है, मशीन है, कूलर है, सारी चीज़ों का उपयोग अधिक करते हो। बिजली की माँग क्या हो जाएगी? यदि महँगा होगा तो बिजली की माँग कम हो जाएगी। तो जिन वस्तुओं का अनेक प्रकार से उपयोग होता है, उनकी माँग अधिक लोचदार होती है। उपभोक्ताओं की आदत। अब ये आदत किस प्रकार से प्रभावित करती है? उपभोक्ता को जिन वस्तुओं की आदत या हम ये कह सकते हैं लत पड़ जाती है, उनकी मांग बेरोजगार होती है। जैसे सिगरेट और तंबाकू पीने वाले हैं, इन पे सरकार कितना टैक्स लगाती है कि लोग इनका कम से कम सेवन करें। उस पे लिखा भी रहता है कि ये नुकसानदायक है, और इतना टैक्स भी सरकार लगा के इसको महंगा कर देती है, तब भी जिनको लत लग जाती है, वो उनकी मांग कैसी होगी? बेरोजगार होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो तो उनको खरीदना ही खरीदना है। यहाँ देखिए ये लोचदार लिखा है, ये होगा, हाँ, यहाँ पे बेलोचदार होगा। अगला पॉइंट है क्रेताओं की आय स्तर। ये बहुत सरल है, बताइए, आप खुद सोच लीजिए, यहाँ याद करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपका आय अधिक होगा तो मांग आप अधिक करेंगे। यदि आय कम होगी तो मांग क्या होगी? कम होगी। अरबपतियों द्वारा विलासितापूर्ण कारों की मांग। यदि हमारी आय का स्तर अधिक है तो हमारी कार की भूख खत्म ही नहीं होगी। हमें लगेगा ये मॉडल की कार ले लें, नहीं दूसरे मॉडल की ले लें। तो इस तरह से मांग की लोच भी किस पे निर्भर करेगी? आय के स्तर पे। ये है हमारा अंतिम पॉइंट, समय अवधि। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेरोजगार होती है। जब बहुत कम समय है, अचानक से आप आज कोई त्योहार है और दूध खरीदने पहुंच जाए, तो आपको भैंस तो उतना ही दूध देगी ना। दूध ऐसा तो नहीं है कि दूध ज्यादा देने लगे कि आज दीपावली का दिन है। इसीलिए उस दिन हमको खोआ, मिठाइयाँ और दूध महंगा मिलता है, क्योंकि मांग उसकी क्या होगी? दूध की अल्पकाल में बेरोजगार होगी तथा दीर्घकाल में लोजदार होगी। यदि लग रहा है कि आपके शहर में अब हर व्यक्ति दूध और पनीर खाने लगा है, तो जो किसान हैं या गाय भैंस पालने वाले हैं, वो भैंसों की संख्या बढ़ा लेंगे यदि दीर्घकाल का समय है। परंतु अचानक से आज शादी हो गई है या त्योहार आ गया है, तो वो कम समय में दूध की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते। तो इस प्रकार से समय अवधि भी मांग को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है हमारा, उदासीनता वक्रों को विस्तार से समझाइए। अब देखिए ये प्रश्न क्या है। उदासीनता, मैंने अभी बताया था कि अनधिमान वक्र हम पिछले 3 नंबर वाले प्रश्नों में पढ़े थे। 2 प्रश्न पढ़े थे हमने अनधिमान वक्र के। अनधिमान वक्र और उदासीनता वक्र दोनों एक चीज है। अब हमको ये जो दीर्घ उत्तरी में प्रश्न दिया हुआ है 5 अंक में, उदासीनता वक्रों को विस्तार से समझाइए। जबकि हमने 3 अंक वाले प्रश्न में देखा था अनधिमान वक्र की 3 विशेषताएं लिखिए, और एक प्रश्न हमने 5वां नंबर का हल किया था, अनधिमान मानचित्र को समझाइए। अब आपको इसको विस्तार से समझाना है। यदि ये प्रश्न आता है तो आप इन दोनों प्रश्नों को मिलाकर लिख सकते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये करना पड़ेगा। पहले आपको अनधिमान वक्र का मानचित्र बनाना पड़ेगा कि क्या होता है। ये वाली स्लाइड का आपने जो भी समझा था वो लिख देना, और दूसरा लिख देना अनधिमान वक्र की 3 विशेषताएं। ये 3 विशेषताएं भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, 4 बल्कि हमने देखी थी। ये देखिए, ऐसा देखा था ना हमने। उच्च स्तर उच्च को बताता है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। तो ये चारों को आपको इसी उत्तर में लिखना है। तो इस तरह से आप वो दोनों प्रश्न की यदि तैयारी कर लेते हैं, तो ये प्रश्न को दोनों को मिला के इसका उत्तर लिखना है। वैसे भी ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, नहीं तो मैं फिर से समझा देती और आप भी परेशान हो जाएंगे। तो सबसे बेहतर ये है कि आप इन दोनों प्रश्नों को मिलाकर इसका उत्तर लिख सकते हैं।
प्रश्न क्रमांक 4 है, उपयोगिता हास्य नियम के अपवाद लिखिए। ये हम पढ़ चुके हैं। उपयोगिता हास्य नियम, अधिक रोटी धीरे-धीरे हमको अच्छी नहीं लग रही थी। अब हमको इसके क्या बताना है, अपवाद। कहाँ-कहाँ उपयोगिता हास्य नियम लागू नहीं होता। ये भी बहुत सरल है। पहला है, वस्तु की उपभोग इकाइयाँ बहुत छोटी होने पर यह नियम लागू नहीं होता। ये देखिए, प्यासे व्यक्ति को यदि हम बूंद-बूंद पानी पिलाएँगे तो उसकी प्यास तो नहीं बुझेगी, बल्कि उसको गुस्सा आएगा और उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। तो उपयोगिता हास्य नियम कहाँ लागू नहीं होगा? जब इकाइयाँ बहुत छोटी हों। दुर्लभ तथा शान शौकत की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता। हमारे पास 1 कार नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, यदि हमारे पास पैसा आता जाएगा तो हमें लगेगा हमको हमारे पास 50 कंपनी की कारें होना चाहिए। फिर हमको लगेगा नहीं, जापान की कार होना चाहिए, कोरिया की कार होना चाहिए, या फिर किसी को पेंटिंग्स का शौक होता है तो वो लाखों या करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीदते हैं। तो इस तरह से ये मानते हैं कि दुर्लभ और शान शौकत की वस्तुओं पर हास्य नियम लागू नहीं होता। परंतु ये बात सही नहीं है कि एक वस्तु की अधिक इकाई का प्रयोग उपयोगिता अवश्य घटा देगी। अब मेरे पास 50 कार हैं, तो मैंने जो पहली कार बहुत शौक से खरीदी थी, क्या वो भी मेरे लिए उतनी ही उपयोगी होगी? नहीं होगी। तो उपयोगिता हास्य नियम तो कहीं न कहीं हर तरह से लगता ही है, परंतु हमको परीक्षा में कॉपी में अपवाद तो लिखना ही है, इसलिए आप यही लिखिए। तीसरा है, शराब के उपभोग के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। भई पुस्तक में दिया है कि ऐसा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शराब पीने की मानसिक दशा सामान्य ना होने के कारण ऐसा हो सकता है कि एक शराबी व्यक्ति शराब पीता जाए, परंतु किस लिमिट तक वो शराब पिएगा? एक लिमिट के बाद वो ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक हो जाएगी मतलब उसके बाद वो और शराब नहीं पी पाएगा और वो बेहोश हो जाएगा, सो जाएगा, या वो पीने की स्थिति में ही नहीं रहेगा। परंतु ये कह रहा है कि शराब के उपभोग के संबंध में भी उपयोगिता हास्य नियम लागू नहीं होता। चौथा है, मुद्रा के संचय के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। मुद्रा का संचय मतलब पैसा इकट्ठा करना। 1 करोड़ तो 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद 1 अरब, और पैसा और पैसा। जैसे-जैसे व्यक्ति के पास धन आता है उसको और अधिक प्राप्त करना चाहता है। परंतु फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक स्थिति के बाद उसकी उपयोगिता उतनी नहीं रहती। मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए थी, तब मेरे लिए 1,000 की उपयोगिता बहुत ज़्यादा थी। यदि मेरी तनख्वाह अभी 1 लाख रुपए हो गई है, तो क्या मेरे लिए 1,000 रुपए उतना मायने रखेगा? नहीं रखेगा। तो इस प्रकार से मुद्रा का संचय भी ये नियम लागू नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं है कि एक लिमिट के बाद कितना भी पैसा यदि रहेगा, हमारे लिए उसकी उतनी अधिक उपयोगिता नहीं रहेगी। मधुर कविता और गीत को बार-बार सुनने पर उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा गाना सुन रहे हैं या कोई कविता सुन रहे हैं, तो आप उससे बोर नहीं हो सकते। आप बस सुनते जाएँगे, हर बार सुनते जाएँगे। परंतु इसकी भी क्या होगी, एक सीमा होगी। परंतु देखिए, आप ये जो ब्लू पॉइंट है, 5 नंबर का प्रश्न है, इसलिए आपको सब तो लिखना ही पड़ेगा, कम से कम 5 पॉइंट। चलिए, आप परेशान नहीं होइए। ये अंतिम प्रश्न है, मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों की सचित्र व्याख्या कीजिए। इसके कारण ही तो मुझे सब समझाना पड़ रहा है। हर प्रश्न में सचित्र। मांग की कीमत लोच। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर बताता है। या आप कह सकते हैं, इसको भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मांग की कीमत लोच या मांग की लोच पे पहले वीडियो में। मांग की कीमत लोच बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसका उत्तर या परिभाषा कैसे लिख सकते हो? मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। ये इसका उत्तर है। ये मांग है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और ये कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए, मैं सूत्र इसलिए लिख देती हूँ कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो 90 के ऊपर अंक लाना चाहते हैं, तो मैं उन छात्रों को ध्यान में रखकर भी मैंने वीडियो बनाया है कि वो हर तरह से जहाँ वो अच्छे अंक ला सकते हैं वो ज़रूर लिखें। यदि कोई छात्र कमज़ोर है या वो उसका टारगेट 90% नहीं है, तो वो इनको छोड़ भी सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें ही इनको। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। तो कुल कितनी श्रेणियां हैं हमारी? 5 श्रेणी है। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग।
अधिक लोचदार मांग, लोचदार मांग, बेलोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग। मैं अपने बच्चों को बहुत आसानी से याद करवाती हूँ। उनको लगता है ये क्या लोचदार बेलोचदार है, तो मैं उनको ऐसे याद कराती हूँ। 3 बार आप लोचदार लिख लीजिए और 2 बार बेलोचदार लिख लीजिए। 3 बार लोचदार लिख लीजिए 3 तक और 2 बार बेलोचदार मांग लिख लीजिए। फिर पहले में पूर्णतया लिख दीजिए और अंतिम में पूर्णतया लिख दीजिए। ये देखिए पूर्णतया और ये भी हो गया पूर्णतया। बीच में बस 1 सेकंड को याद करना है, पूर्णतया के बाद अधिक हो गया, आपको पांचों याद हो गया। यानी 3 बार लोचदार 2 बार बेलोचदार। पहले और आखिरी में दोनों में हमने क्या लिख लिया, पूर्णतया। बस सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा, अधिक। इस तरह से आप भी 1-2 बार लिख के देख लीजिए। देखिए भाई, ये हम पिछले प्रश्न 3 अंक में पढ़ चुके हैं, पूर्णतः लोचदार मांग। तो मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं बताऊंगी। इसमें यही है कि हमारी कीमत कैसी है, स्थिर है। कीमत स्थिर है, इसके बाद भी हमारी मांग में वृद्धि और कमी होती है। ये भी हमने देख लिया था कि ये पूरी तरह से काल्पनिक स्थिति है। इसका सूत्र ED बराबर इन्फिनिटी, यानी ये कितना होता है, इन्फिनिटी। इसका मान अनंत के बराबर होता है। अगला है हमारा पूर्णतः बेलोचदार मांग। ये भी हमने देख लिया है। पूर्णतः बेलोचदार मांग में क्या स्थिर किया हमने, मांग को। कीमत बढ़ रही है या कीमत कम हो रही है, ये कहलाएगी हमारी पूर्णतया बेलोचदार मांग। ये भी कैसी स्थिति है, काल्पनिक। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं होती कि कीमत कितनी भी बढ़ जाए या कम हो जाए और हम उसकी मांग उतनी ही करेंगे। तीसरी है हमारी अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग क्या है, मैंने चित्र से आप समझ लीजिए तो बहुत आसान रहेगा। अधिक लोचदार मांग में जब कीमत में कम परिवर्तन हो रहा है, देखिए कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, 10%। और मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है, 20%। इसको हम कहेंगे अधिक लोचदार मांग। जब कीमत थोड़ी सी भी बदलती है और मांग में अधिक वृद्धि होती है, इसे हम कहते हैं अधिक लोचदार मांग। बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग किसे कहेंगे, जब कीमत ज्यादा बढ़ रही है, कीमत में वृद्धि कितनी हुई, 20%, और मांग में परिवर्तन कितना हुआ, 10%। ये उसका उल्टा है। लोचदार में क्या था, पी अधिक बढ़ रहा था, क्यू कम बढ़ रहा था। और इसमें देखिए आप, पी में परिवर्तन अधिक हो रहा है और क्यू में परिवर्तन कम हो रहा है। यदि आपको ये बहुत डिटेल में समझना है तो मैंने इसका वीडियो पहले ही डाला हुआ है यूनिट 2 का, तो आप वो उस वीडियो से और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, जिन बच्चों को डिटेल में समझना है। यदि हम इनको मिला देते हैं तो ये हमको DD वक्र प्राप्त हो जाता है। ये कैसा वक्र है हमारे लिए, बेलोचदार मांग। अब ये है लोचदार मांग। जब पीक में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही क्यू में परिवर्तन हो रहा है, तो जो वक्र प्राप्त होगा वो होगा हमारा लोचदार मांग। देखिए ये जो कहानी लिखी हुई है, ये कहानी यदि आपको कंफ्यूजन दे रही है तो आप इससे याद कर लीजिए, पी में जितना परिवर्तन उतना ही क्यू में, जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा उतना ही मांग में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति को हम लोचदार मांग कहेंगे। यहाँ ED बराबर कितना है, 1 है। ये देखिए पूर्णतः लोचदार मांग अनंत, पूर्णतः बेलोचदार मांग 0 और लोचदार मांग 1। जब P और Q बराबर थे, दोनों में क्या था, अंतर बराबर था। अधिक लोचदार में ED ज्यादा हो गया और इसमें 1 ज्यादा हो गया। ये देखिए ऐसी पोजीशन हमको प्राप्त हुई थी ना, कीमत हमने क्या किया था, स्थिर किया था, और Q जब स्थिर रखा था तब ये हमको पूर्णतः लोचदार मांग प्राप्त हुई थी। ED बराबर 1 जब ये लोचदार मांग, इसका चित्र हमको ऐसे प्राप्त हुआ था, मांग वक्र। ये अधिक लोचदार का ये हो गया और कम लोचदार का ये हो गया, मैंने एक साथ बना दिया। अब आसानी से आप बना लो। देखो एक बार आपको डंडा खड़ा नहीं, पहले वाले में हमको ये वाला कीमत स्थिर रखना था, दूसरे में क्यू स्थिर रखना था, तीसरे में क्या करना था, तीसरा आप सीधे याद कर लो, लोचदार जो सीधा होता है। एक बार ऐसा कर लो और एक बार ऐसा कर लो, 5 चित्र बना के देख लो, और सब में ये जरूर लिख देना DD कर्व। यहाँ पे Q जरूरी है लिखना और यहाँ पे P लिखना जरूरी है।
इस प्रकार से ये सेकंड यूनिट समाप्त हो रही है। बहुत लेंदी है, लेकिन ये 17 नंबर की है, तो और इससे छोटा मैं कर ही नहीं सकती थी और मैं नहीं चाहती थी कि ये 3 हिस्सों में आए, इसीलिए मैंने इसको 3 हिस्से में बना दिया है। और यदि आपको में कोई डाउट है, तो मैंने जो पहले वीडियो डाले थे उसमें डिटेल से आप समझ सकते हैं, परंतु परीक्षा का समय है तो मैंने इसलिए इसमें ही सब चीज़ें इकट्ठे ला दी है, जिससे आपका समय बच जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए, वो आपको परीक्षा में सहायता करेंगे। थैंक यू।